Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. चलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या है? सर, इनकम कोई दूसरा व्यक्ति कमाएगा और टैक्स कोई दूसरा व्यक्ति देगा। क्लबिंग ऑफ इनकम मीन्स इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन असेसीज टोटल इनकम। For example, income of husband, which is shown to be the income of his wife, is clubbed in the income of husband and is taxable in the hands of husband. ठीक है, क्या बोल रहा है? कह रहा है कि वो इनकम जो हस्बैंड ने शो करी है कि ये इनकम उसकी नहीं है, उसके वाइफ की इनकम है, उस इनकम को हम हस्बैंड की इनकम में क्लब कर देंगे। इसको बोला गया है क्लबिंग ऑफ इनकम। बड़े ध्यान से एक एग्जांपल देखिएगा क्लबिंग ऑफ इनकम का। मिस्टर राम है, इन्होंने शेयर्स परचेज करे हैं एक फॉरेन कंपनी के। एबीसी लिमिटेड के, और ये एबीसी लिमिटेड क्या है? ये आप लोगों की एक फॉरेन कंपनी है। इस फॉरेन कंपनी से जो डिविडेंड आता है, सपोज कर लीजिए ₹1,00,000 आता है, ये डिविडेंड मिस्टर राम के बैंक अकाउंट में नहीं आता है, ये मिसेस राम के बैंक अकाउंट में क्रिएट होता है। मिसेस राम के बैंक अकाउंट में क्रिएट कर दिया जाता है। यानी कि मिस्टर राम ने क्या किया है? मिस्टर राम ने अपनी डिविडेंड इनकम शिफ्ट कर दी है मिसेस राम को। इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि सर मिस्टर राम ने अपनी डिविडेंड इनकम शिफ्ट कर दी है मिसेस राम को। तो इस 1,00,000 रुपए पे, इस 1,00,000 रुपए पे मिसेस राम टैक्स नहीं देंगी, इस 1,00,000 रुपए पे मिस्टर राम टैक्स देंगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट इनकम मिसेस राम के बैंक अकाउंट में जा रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट मिसेस राम ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इस इनकम को रिकॉर्ड किया है, लेकिन इस पे टैक्स जो पे करेगा वो पे करेगा मिस्टर राम। क्लियर हुई बात? फंडा क्लियर हुआ? इसे बोलते हैं अपन क्लबिंग ऑफ इनकम। अब इसमें कुछ सेक्शंस हैं जो सब असेसीज के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, और कुछ सेक्शन हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल होंगे। कुछ सेक्शंस हैं जो सभी असेसीज पे एप्लीकेबल हैं, कुछ सेक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल है। सबसे पहले आता है आपके पास सेक्शन नंबर 60, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द असेट। सेक्शन नंबर 60, आपने सिर्फ क्या ट्रांसफर कर दी? इनकम ट्रांसफर कर दी, लेकिन आपने असेट ट्रांसफर नहीं करी है। तो इस केस में क्या होगा? इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड एनी इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द असेट, इन सच केसेस क्लबिंग प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल। तो ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल जो है वो क्लियरली किस बात का है? सर, ये एग्जाम्पल ट्रांसफर ऑफ इनकम का है, विदाउट ट्रांसफरिंग असेट। और असेट यहां पर क्या थी? असेट यहां पर थी शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी। तो हमने शेयर्स ट्रांसफर नहीं करे, हमने शेयर ट्रांसफर नहीं करे, हमने सिर्फ क्या ट्रांसफर कर दी है? इनकम ट्रांसफर कर दी है। तो जब कभी भी आपके इनकम ट्रांसफर कर दी जाएगी बिना असेट को ट्रांसफर करे, जिस व्यक्ति ने इनकम ट्रांसफर करी होगी उस व्यक्ति के हाथ में, उस पर्सन के हाथ में आपकी इनकम क्लब कर दी जाएगी। एग्जाम्पल में हमने हाउस लिया है, जो शीट है आपके पास। मिस्टर राम has 2 houses, each house is let out for ₹10 lakh per annum. He has transferred income of one of the house to his brother Mr. Shyam
In this case, clubbing provision shall be applicable and the income shall be taxable in the hands of Ram. बात समझ में आ गया? बिल्कुल आसान. किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, कुछ खास है नहीं सेक्शन 60 में. अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 61 की, ट्रांसफर ऑफ असेट थ्रू रिवोकेबल ट्रांसफर. असेट को हमने ट्रांसफर किया है थ्रू रिवोकेबल ट्रांसफर. If any person has transferred any asset through revocable transfer, income from that asset shall be clubbed in the income of the transferor. जरा मेरे को कोई बताएगा रिवोकेबल ट्रांसफर कौन सा ट्रांसफर होता है? What do you mean by रिवोकेबल ट्रांसफर? रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है? कोई बताएगा? What is revocable transfer? चैतन्या कह रही हैं कैपेबल ऑफ बीइंग कैंसल्ड. आयुष ने बोला है जिसे बाद में कैंसिल करा जा सकता है. बिल्कुल सही है. रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब है सर वो ट्रांसफर जिसे कैंसिल कर सकते हैं. ट्रांसफर विच कैन बी कैंसल्ड. ठीक है ना. हम कुछ कंडीशन लगा देते हैं और अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होती है तो उधर उस ट्रांसफर को फिर क्या कर दिया जाता है? रिवोक कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है. और यू कैन से रिवोकेबल ट्रांसफर इज सॉर्ट ऑफ कंडीशनल ट्रांसफर. कि बाबू अगर आपने ट्रांसफर की कंडीशन पूरी नहीं करी, ट्रांसफर की कंडीशन पूरी नहीं करी तो इस ट्रांसफर को क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा. इसको बोला जाता है रिवोकेबल ट्रांसफर. ठीक सर. तो क्या बोल रहा है? कह रहा है कि सर अगर आपने कोई असेट ट्रांसफर करी है रिवोकेबल ट्रांसफर के थ्रू, कोई असेट ट्रांसफर करी है रिवोकेबल ट्रांसफर के थ्रू, तो उस केस में भी जो इनकम अराइज होगी वो इनकम क्लब करी जाएगी ट्रांसफरर के हाथ में, ना कि ट्रांसफरी के हाथ में. ठीक है. एग्जांपल देखिएगा. मिस्टर राम हैज ट्रांसफर्ड वन हाउस टू मिस्टर श्याम with the condition that the house can be taken back by him at any time. In this case, clubbing provision shall be applicable on any income derived by Mr. Shyam from such house. तो राम ने श्याम को घर ट्रांसफर किया और बोला कि जब मेरा मन करेगा तब मैं तुमसे तुम्हारा घर वापस ले लूंगा. अभी मैं तुम्हें घर दे रहा हूं, लेकिन फ्यूचर में जब कभी भी मेरा मन करेगा मैं तुमसे ये घर वापस ले लूंगा. तो इसे हमने बोला रिवोकेबल ट्रांसफर. अब श्याम इस घर से जो भी इनकम अर्न करेगा, उस पे टैक्स श्याम नहीं देगा, उस पे टैक्स राम देगा. बात समझ में आया? रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एन असेट through irrevocable transfer, section 62 and 63. If any person has transferred any asset through irrevocable transfer, in this case clubbing provision shall not apply. However, if the transferor has any right to interfere with the asset in any manner or has any right to derive any benefit from the asset, क्लबिंग प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल. क्या बोला उसने? कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई असेट को ट्रांसफर किया है इररिवोकेबल ट्रांसफर के तहत, मतलब कि वो उस असेट को वापस नहीं ले सकता, तो इस केस में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे. ठीक है सर. लेकिन अगर ट्रांसफरर के पास कोई राइट है जिससे वो असेट में अपनी उंगली कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है असेट के साथ, तो उस केस में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे. एग्जाम्पल, मिस्टर राम हैज ट्रांसफर्ड वन असेट टू श्याम with the condition that the asset shall be retained by Mr. Shyam as long as he is alive, and after that asset shall be taken by Mr. Ram. In this case clubbing provision shall not apply. क्यों apply नहीं हो रहा? क्योंकि during the lifetime of the transferee, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी असेट किसके पास रहेगी? ट्रांसफरी के पास रहेगी. किसी भी हाल में
ट्रांसफरर ट्रांसफरी से वो असेट वापस नहीं ले सकता है ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इर्रिवोकेबल ट्रांसफर। और उसके जाने के बाद, दुनिया छोड़ के चले जाने के बाद अगर वो असेट वापस आ रही है तो इसे रिवोकेबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, अ ट्रांसफर शैल बी डीम्ड टू बी रिवोकेबल if it contains any provision for the retransfer directly or indirectly of the whole or any part of the income or asset to the transferor, or it in any way gives the transferor a right to reassume power directly or indirectly over the whole or any part of the income or asset। ध्यान से देखिएगा, वर्ड जो यूज हुए हैं उसमें सिर्फ असेट का जिक्र नहीं हुआ है, उसमें इनकम और असेट का जिक्र हुआ है। अ ट्रांसफर शैल बी डीम टू बी रिवोकेबल इफ इट कंटेन्स द प्रोविजन फॉर द रीट्रांसफर, प्रोविजन फॉर द रीट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, होल और एनी पार्ट, होल और एनी पार्ट ऑफ इनकम और असेट। तो इनकम और असेट का होल और एनी पार्ट अगर आपके पास आ सकता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, तो उस केस में इसको क्या बोला जाएगा, रिवोकेबल ट्रांसफर बोला जाएगा। अभी तक जितनी बातें करी, यहां तक किसी को डाउट? सेक्शन नंबर 60, 61, 62, 63, इन 4 सेक्शंस में किसी को कोई डाउट? इन 4 सेक्शंस में किसी को डाउट? सेक्शन नंबर 60 ने कहा कि अगर आपने इनकम को ट्रांसफर किया है असेट को ट्रांसफर किए बिना, तो उस केस में क्लबिंग हो जाएगी। सेक्शन 61 ने कहा कि सर अगर आपने रिवोकेबल ट्रांसफर के थ्रू असेट को ट्रांसफर किया है तो उस केस में भी क्लबिंग हो जाएगी। और सेक्शन 62 और 63 ने कहा कि सर अगर आपने इररिवोकेबल ट्रांसफर के थ्रू असेट को दिया है तो उस केस में देयर विल बी नो क्लबिंग। यहां तक की बातों में किसी को कोई दुख, तकलीफ, चिंता तो पूछ सकता है। मैं वेट कर रहा हूं आपके रिप्लाई का। अभी तक हमने जितने सेक्शन पढ़े, अभी तक हमने जितने सेक्शन पढ़े, ये सेक्शंस एप्लीकेबल होते थे ऑन ऑल द असेसीज। ये सेक्शन एप्लीकेबल हो रहे थे ऑन ऑल असेसीज। अब जो सेक्शन पढ़ने वाले हैं 64, ध्यान से देखो, ये पूरा 64 चलेगा अब, ठीक है ना, सब 64 है अब। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 64 के अंदर, ये सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होगा इंडिविजुअल के ऊपर। अब जो पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 64, इसके अंदर जितने भी सब सेक्शंस आएंगे ये किसके लिए एप्लीकेबल हैं, ये एप्लीकेबल हैं केवल और केवल इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, चलिए, ट्रांसफर ऑफ असेट टू स्पाउस, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1। इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड एनी असेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस directly or indirectly without adequate consideration, in such cases income of the asset shall be clubbed in the income of the transferor. However, if the asset is transferred under an agreement to live apart, clubbing provision shall not apply। क्या बोला उसने, कह रहा है कि सर अगर किसी स्पाउस ने असेट को ट्रांसफर किया है, असेट को ट्रांसफर किया है टू स्पाउस फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन,
तो उस केस में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। दैट मीन्स कि अगर एडिक्वेट कंसीडरेशन इन्वॉल्व होगा तो उस केस में आपकी क्लबिंग नहीं हो सकती है। क्लबिंग तभी होगी जब इनएडिक्वेट कंसीडरेशन इन्वॉल्व होगा। सपोज करिए मिस्टर राम ने एबीसी लिमिटेड के डिबेंचर्स मिसेस राम को गिफ्ट कर दिए। डिबेंचर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड इन्होंने गिफ्ट कर दिए हैं मिसेस राम को, ठीक है ना। और एबीसी लिमिटेड ने मिसेस राम को गिफ्ट किए हैं, सॉरी, पे किया है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। एबीसी लिमिटेड ने मिसेस राम को पे किया है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। और सपोज करिए ये इंटरेस्ट जो आया है वो आया है ₹1 लाख का। ये इंटरेस्ट आया है ₹1 लाख का। तो इस 1 लाख रुपए पे टैक्स कौन पे करेगा? इस 1 लाख रुपए पे टैक्स कौन पे करेगा? सर ये जो 1 लाख रुपीस का इंटरेस्ट आया है, दिस ₹1 lakh will be taxable in hands of ठीक है। ये हो गया मेरा केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 2, डिबेंचर्स का जो मार्केट वैल्यू था वो था, सपोज कर लो 20 लाख, और मिस्टर राम ने इन्हें ट्रांसफर किया है टू मिसेस राम फॉर ₹12 लाख। अब बताओ, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मिला है 1 लाख रुपए का, इसका अपन क्या करें? ये जो 1 लाख रुपए का अपने को इंटरेस्ट मिला है, इसका अपन क्या करें? कोई बताएगा मेरे को? वेटिंग फॉर योर आंसर्स। कृष्णा कह रहे हैं कि सर ये 1 लाख रुपए राम के हाथ में टैक्सेबल कर दीजिए। और कोई? सागर ने भी कहा सर इसको भी राम के हाथ में टैक्सेबल कर दीजिए। पूरा 1 लाख रुपया राम के हाथ में जाएगा? क्या पूरा 1 लाख रुपया राम के हाथ में जाएगा? चैतन्या कह रही हैं हां, पूरा 1 लाख रुपया राम के हाथ में जाएगा। नहीं, इस 1 लाख का 40% राम के हाथ में टैक्सेबल होगा, यानी कि 40,000 रुपए, और रेस्ट 60% मिसेस राम के हाथ में टैक्सेबल होगा, यानी कि 60,000। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आपने ये 40-60 समझ लिया है। देखो, जो कंसीडरेशन पे किया है मिसेस राम ने, वो कंसीडरेशन कितना है? 60%। 20 लाख की चीज का 12 लाख दे रही है मिसेस राम, यानी कि मिसेस राम ने 60% पे किया है। इस 1 लाख रुपए में 60% मिसेस राम के हक का है, क्योंकि उन्होंने उतना पैसा दिया है। इनएडिक्वेट कितना है? इनएडिक्वेट है 8 लाख। उस 8 लाख का जो इंटरेस्ट है वो राम के हाथ में टैक्सेबल होगा, यानी कि 40 लाख। सर ये बात कहां लिखी है? ये बात यहां लिखी है। If there is inadequate consideration, clubbing provisions shall be applicable only with regard to the income
relating to that part of the consideration which is considered to be inadequate। केवल उतने ही पार्ट की क्लबिंग होगी जितना पार्ट आपका इनएडिक्वेट होगा। तो इनएडिक्वेट पार्ट कितना है सर? इनएडिक्वेट पार्ट 8 लाख है। 20 लाख की चीज के लिए 12 लाख रुपए दिए जा चुके हैं, यानी कि 12 लाख का जितना इंटरेस्ट बनता है वो मिसेस राम के हाथ में आएगा, और बचा हुआ जो इनएडिक्वेट है वो राम के पास चला जाएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब आगे की कहानी सुनो। मिसेस राम जो हैं, इन्होंने एक बुक पढ़ी हुई थी, रिच डैड पुअर डैड। आप लोगों ने पढ़ी है? आप लोगों ने ये वाली बुक पढ़ी है? मैंने जिसका नाम लिया रिच डैड पुअर डैड। श्रेयांश जरूर पढ़ो, जिन्होंने नहीं पढ़ी है आप इस बुक को जरूर पढ़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, आपको लाइफ के फाइनेंसेस के बारे में सिखाएगी। तो मिसेस राम ने ये रिच डैड पुअर डैड की बुक पढ़ रखी थी, और इन्होंने क्या किया, ये जो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आया था ना, 1 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट आया था, इन्होंने इसे री इन्वेस्ट कर दिया। री इन्वेस्ट कर दिया। कहां पर री इन्वेस्ट किया? मान लीजिए इन्होंने इसे री इन्वेस्ट कर दिया है एफडी पे, एफडी पे, और ये एफडी इनको 10% का इंटरेस्ट देती है पर एनम। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर मिसेस राम को 1 लाख रुपए रिसीव हुए फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, डिबेंचर वाला इंटरेस्ट, और 10,000 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ फ्रॉम एफडी। मेरा सवाल आपसे कि राम के पैसे से जो पैसा कमाया गया, यानी कि ये वाले 10,000, क्या इस पैसे की भी क्लबिंग करें? कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये 1 लाख रुपए की इनकम राम के हाथ में टैक्सेबल हुई थी, इस 1 लाख को री इन्वेस्ट कर दिया मिसेस राम ने, और उस पे 10% की एफडी पे 10% के हिसाब से रिटर्न बनाया 10,000 रुपए का। तो ये जो 10,000 रुपए का एफडी का इंटरेस्ट आया है, क्या इसे भी राम के हाथ में क्लब करना चाहिए? क्योंकि टेक्निकली ये पैसा उसी पैसे से बना है जो राम का था। टेक्निकली ये पैसा उसी पैसे से बना है जो राम का था। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने नो आंसर किया है, जो कि ठीक है। ये 10,000 रुपए, इसको अपन पता है क्या बोलते हैं? इसका टेक्निकल वर्ड है एक्रीशन ऑफ इनकम। हमने इनकम बढ़ाई, इनकम से इनकम कमाई, इसको क्या बोलते हैं? एक्रीशन ऑफ इनकम। और जो एक्रीशन ऑफ इनकम होती है ना, इसकी कभी भी क्लबिंग नहीं होती है। इस एक्रीशन ऑफ इनकम की कभी भी क्लबिंग नहीं होती है। तो यानी कि ये जो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आएगा, ये क्लब किया जाएगा, इसके ऊपर क्लबिंग प्रोविजंस लगेंगे। लेकिन जो एक्रीशन हुआ है इनकम का, उस एक्रीशन पे कोई भी क्लबिंग प्रोविजन नहीं लिखेगा। यह बात कहां लगी है सर? ये बात यहां लिखी है। इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड द असेट टू द स्पाउस एंड देयर इज एक्रीशन टू द असेट, इनकम फ्रॉम सच एक्रीशन शैल नॉट बी क्लब्ड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट एक रह गया था कि आपका ये 64(1) वाला प्रोविजन तभी लगेगा जब रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एग्जिस्ट कर रहा होगा ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द असेट। अगर रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, तो उस केस में क्लबिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। बोलो भाई, हां कि ना?
इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, मिस्टर ए ट्रांसफर्ड जी नंदिनी, जी नंदिनी दोनों डेट्स पे होना चाहिए। अगर मैरिज एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फिर क्लबिंग प्रोविजन नहीं लग पाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, मिस्टर ए ट्रांसफर्ड 2000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each to Mrs. A on 13/5/2019 without consideration. The company paid interest of ₹1,30,000 in September 2019, which was given as a loan by Mrs. Ram to K. In October 2019, K paid a interest of ₹13,000 up to March 2020. How would both the interest income be charged to tax in the assessment year 2020-21? देखिए, ये जो 1,30,000 रुपए का इंटरेस्ट आया है, ये क्लब कर दिया जाएगा इनकम ऑफ मिस्टर ए के साथ, और ये जो 13,000 रुपए का इंटरेस्ट आया है, इसके ऊपर कोई क्लबिंग नहीं होगी। क्यों क्लबिंग नहीं होगी? क्योंकि सर ये कहलाएगा आपका एक्रीशन ऑफ इनकम। क्या कहलाएगा? एक्रीशन ऑफ इनकम। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? 64 सब सेक्शन 1 का क्लॉज बी, 64 सब सेक्शन 1 का क्लॉज बी, वेयर द असेट ट्रांसफर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एन इंडिविजुअल टू द स्पाउस has been invested by the transferee in any business, the income arising out of the business to the transferee in any previous year shall be clubbed in the income of the transferer, but for this purpose capital as on first day of the relevant previous year shall be taken into consideration. देखो क्या रहा है कि अगर किसी ने अपने स्पाउस को कुछ असेट ट्रांसफर करी और स्पाउस ने उस असेट को बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो इस केस में क्लबिंग होगी, और क्लबिंग होने के लिए जो कैपिटल है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर को, उसे अपन क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। मतलब क्या है इस बात का, जरा ध्यान से समझिएगा। मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने गिफ्ट किए ₹1 लाख टू मिसेस एक्स। ठीक है। मिसेस एक्स ने एक बिजनेस कमेंस किया और उसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। ₹3 लाख की, और इस 3 लाख में वो 1 लाख रुपए जो मिस्टर एक्स ने दिए थे वो भी हैं। ठीक है। ये कौन से ईयर की बात है सर? ये 2018-19 की बात है। 2018-19 में इस बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया ₹60,000 का। मेरा सवाल आपसे, क्लबिंग होगी कि नहीं होगी? यस और नो? और इफ यस तो कितने अमाउंट की होगी? बताइए। आदित्य कह रहे हैं यस सर होगी। श्रेयांश कह रहे हैं होगी सर 1/3 की। बहुत आसान था, बहुत आसान था।
सर 3 लाख रुपए लगा के 60,000 रुपए बनाए गए हैं, 3 लाख रुपए लगा के 60,000 बनाए गए हैं, और इस 3 लाख में 1 लाख जो थे वो मिस्टर एक्स ने दिए थे। दैट मीन्स कि क्लबिंग तो सर होगी, और 60,000 इंटू 1 लाख अपॉन 3 लाख कर दिया जाएगा, यानी कि ₹20,000 की इनकम को क्लब कर दिया जाएगा। बहुत अच्छे। अब अगले साल 2019-20 में प्रॉफिट कमाया गया ₹1,20,000 का। अब बताओ कितनी क्लबिंग होगी? 2019-20 में प्रॉफिट बनाया गया 1,20,000 रुपए का, 2019-20 में क्लबिंग कितनी होगी? वेटिंग फॉर योर आंसर्स। 2019-20 में क्लबिंग कितने रुपए की होगी? वैभव कह रहे हैं सर 1/3 की ही होगी। अच्छा वैभव, और कोई जो वैभव के व्यूज को एंडोर्स करता हो या फिर वैभव के अगेंस्ट जाना चाहता है? वैभव कह रहे हैं सर 1/3 की होगी। श्रेयांश कह रहे हैं सर 1 लाख अपॉन 3,20,000। अच्छा 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 अच्छा, चलो मैं एक बार प्रोविजन आपको दोबारा से दिखा देता हूं। प्रोविजन क्या कह रहा था कि जब कभी भी असेट ट्रांसफर होगी स्पाउस को, और स्पाउस वो पैसा इन्वेस्ट कर देगा किसी बिजनेस में, तो जो भी इनकम होगी आउट ऑफ द बिजनेस टू द ट्रांसफरी इन एनी प्रीवियस ईयर शैल बी क्लब्ड। तो उस इनकम पे क्लबिंग होगी, और क्लबिंग करने के लिए कैपिटल एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रिलीवेंट प्रीवियस ईयर शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। कैपिटल एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सबसे पहले आप यह डिसाइड करो कि 2019-20 के फर्स्ट डे पे, 2019-20 के फर्स्ट डे पे यानी कि 1 अप्रैल 2019 को इस बिजनेस का कैपिटल कितना था? कोई बताएगा मेरे को? यस, वैभव ने अब सही आंसर दिया। कैपिटल सर 3,60,000 थी। 360 कैसे थी सर? ये जो 60,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया गया है ये कहां जाता है सर? ये 60,000 रुपए का जो प्रॉफिट है ये ऐड कर दिया जाता है कैपिटल में, यानी कि अब कैपिटल कितने की हो गई है? 3,60,000 रुपीस की। चलो अब फटाफट से ये बताओ क्लबिंग कितने की होगी? अब फटाफट से ये बताओ क्लबिंग कितने रुपए की होगी? 1,20,000 इंटू, अरे मेरे बच्चों गलती कर रहे हो, इंटू 1 लाख अपॉन 360, इंटू 1 लाख अपॉन 360। ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से। ये 20,000 जब बिजनेस में इन्वेस्ट हो गए, और इन 20,000 से जो इनकम बनेगी वो क्या कहलाएगी? वो एक्रीशन कहलाएगी। और एक्रीशन की क्लबिंग नहीं होती है। बोलो हां कि ना? एक्स ने जो पैसा दिया था वो तो 1 ही लाख है ना, उसने 1,20,000 थोड़े ना दिए थे, उसने तो 1 लाख रुपए ही दिए थे ना। 20,000 जो प्रॉफिट था पिछले साल का, जब वो बिजनेस में री इन्वेस्ट हो गया तो वो क्या बन गया? वो एक्रीशन बन गया। और एक्रीशन ऑफ इनकम की क्लबिंग नहीं करते हैं बच्चे। क्लियर? यहीं पे मात खाते आप। चलो अब फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 2 का आंसर बता दो मेरे को। फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 2 का आंसर बता दो मेरे को।
स्टार्ट करिए करना इलस्ट्रेशन नंबर 2। समझिएगा जरा मेरी बात को, अब आप लोग बात को समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? A proprietary business was started by Srimati X in the year 2017. As on 1st April 19, her capital in the business was rupees 4 lakh. तो 1/4/19 को उनकी जो कैपिटल थी वो कैपिटल कितने रुपए की थी? 4 लाख रुपए की। 1/4/19 को ही उन्हें गिफ्ट मिलता है हस्बैंड से। ₹3 लाख का। और मैडम क्या करती हैं, इस 3 लाख को भी इन्वेस्ट कर देती हैं इन बिजनेस। यानी कि जैसे ही ये 3 लाख रुपीस बिजनेस में इन्वेस्ट होंगे तो इनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? इनकी कैपिटल 7 लाख रुपए की हो जाएगी। अब 2019-20 में हमारे पास जो प्रॉफिट आया वो 2 लाख रुपए का आया। अब जरा सोच के बताओ, ये 2 लाख रुपए जो हमने कमाए वो 4 लाख रुपए लगा के कमाए कि 7 लाख रुपए लगा के कमाए? ये 2 लाख रुपए जो आपने कमाए ये आपने 4 लाख लगा के कमाए कि 7 लाख लगा के कमाए? 7 लाख लगा के कमाए। और इस साथ में हस्बैंड का कितना था? इस साथ में हस्बैंड का था 3 लाख रुपए। तो यानी कि जो क्लबिंग होगी वो क्लबिंग कितने रुपए की होगी? 2 लाख इंटू 3 लाख अपॉन 7 लाख। सॉल्व करिए कितना आ रहा है। ₹85,714। ठीक है। अब ये 2 लाख रुपए कमाने के बाद 1/4/20 को आपकी कैपिटल कितनी हो गई? 1/4/20 को आपकी कैपिटल हो गई सर 7 लाख पहले से थी, 2 लाख रुपए का आपने प्रॉफिट बना लिया, यानी कि 1/4/19 को आपकी कैपिटल 9 लाख की हो गई। 2020-21 में तुमने कितना प्रॉफिट बनाया? 2020-21 में तुमने प्रॉफिट बनाया 2,40,000 रुपए का। अब इस 2,40,000 के प्रॉफिट में क्लबिंग कितने का होगा? क्लबिंग जो होगा वो होगा 2.40 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख। यानी कि आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 80,000 रुपीज। सिमिलरली अब 1/4/21 को आपकी कैपिटल कितनी हो गई? सर पिछले साल 9 लाख रुपए की थी, 2,40,000 का प्रॉफिट और बना लिया, यानी कि हमारी कैपिटल सर हो गई 11.40 लाख की। यानी कि अब हमारी क्लबिंग कितनी होगी? सर हमने 2,80,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया है, इनटू इसमें 3 लाख रुपए हस्बैंड के हैं और टोटल कैपिटल 11.40 लाख की है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 2,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 11, 76,364 अप्रोक्सीमेटली। अरे मेरा अलग क्यों आ रहा है फिर? मेरा क्यों अलग आ रहा है? अच्छा मैंने 11 से डिवाइड करा है, ठीक है। 2,80,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 11.4, 73,684। क्लियर है? बढ़ू आगे।
इसी तरीके से 22-23 का भी निकल आएगा। इसी तरीके से आप 22-23 का भी कैलकुलेट कर लोगे। मैं बढ़ रहा हूं आगे। If any person has transferred the asset to the spouse and the spouse has invested it in some partnership firm as a capital contribution or otherwise, in this case, interest received from the partnership firm shall be clubbed in the income of the transferor, and the capital as on the first day of the relevant previous year shall be taken into consideration. If any salary has been received from the partnership firm, it will not be clubbed. If any share has been received from the profits of the partnership firm, such share will be exempt under section 10(2)(a. तो क्या बोल रहा है कि सर अगर आपने गिफ्ट दिया है स्पाउस को और स्पाउस ने उस असेट को, आपने गिफ्ट दिया है स्पाउस को और स्पाउस ने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया है एक पार्टनरशिप फर्म में, आपने गिफ्ट दिया है स्पाउस को और स्पाउस ने ये पैसा सर आगे इन्वेस्ट कर दिया है एक पार्टनरशिप फर्म में, तो इस पार्टनरशिप फर्म से जो इंटरेस्ट मिलेगा, इस पार्टनरशिप फर्म से जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा उसकी क्लबिंग होगी। और क्लबिंग करने के लिए आप किसका यूज करेंगे? कैपिटल यूज करेंगे एज ऑन फर्स्ट डे। तो जो कार्यक्रम अभी आपने सीखा बिल्कुल उसी तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे कैपिटल ऑन फर्स्ट डे और इसके बेसिस पे आप क्लबिंग कर देंगे। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म से सैलरी रिसीव हो रही है तो उस सैलरी पे कोई भी क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। सिमिलरली अगर इस पार्टनरशिप फर्म से आपको कोई प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है तो वो प्रॉफिट का शेयर ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड होता है, एग्जेम्प्टेड होता है इन हैंड्स ऑफ पार्टनर। और जब ये शेयर ही एग्जेम्प्ट है तो इस केस में फिर कोई भी क्लबिंग होने का मतलब ही नहीं आता। बात समझ में आ गया? ये प्रॉफिट शेयर क्यों एग्जेम्प्टेड होता है पार्टनर के हाथ में? सर ये प्रॉफिट शेयर इसलिए एग्जेम्प्टेड होता है पार्टनर के हाथ पे क्योंकि इस प्रॉफिट पे ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म ने टैक्स पे किया हुआ है। इस प्रॉफिट पे ऑलरेडी टैक्स पेड हो चुका है फर्म द्वारा, और अगर पार्टनरशिप फर्म टैक्स दे चुकी है तो उसी अमाउंट को आप दोबारा पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं कर सकते। बात समझ में आया? तो अगर इंटरेस्ट रिसीव होगा तो उसकी क्लबिंग होगी। क्लबिंग के लिए फर्स्ट डे की जो कैपिटल है उसको पिक किया जाएगा। सैलरी मिल रही है स्पाउस को तो उस सैलरी की कोई भी क्लबिंग नहीं होगी क्योंकि सैलरी कैपिटल पे नहीं मिलती है, सैलरी मेहनत के लिए मिलती है। प्रॉफिट शेयर अगर मिल रहा है तो उस प्रॉफिट शेयर की क्लबिंग नहीं होगी क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है पार्टनर्स के हाथ में। बोलो मेरे बच्चों, यहां तक बात क्लियर हो गई? If there is indirect transfer, if there is indirect transfer, clubbing provision shall be applicable in that case also. तो अगर कोई इनडायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है तब भी क्लबिंग के प्रोविजन लग जाएंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, राम ने गिफ्ट किया है कैश या फिर असेट अपने सन को और सन ने आगे ये एसेट गिफ्ट कर दी है मदर को, मतलब कि राम की वाइफ के पास ये गिफ्ट पहुंच गया तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर हुआ। राम ने सीधे मिसेस राम को नहीं दिया, राम ने पहले मेजर सन को दिया, मेजर सन ने इसे आगे गिफ्ट कर दिया है मदर को। तो इस केस में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होगा राम के हाथ में क्योंकि देयर इज इनडायरेक्ट ट्रांसफर। इफ एनी पर्सन हैज गिवन लोन टू द स्पाउस, इनकम फ्रॉम सच लोन शैल नॉट बी क्लब्ड। तो ये इंपॉर्टेंट हो गई बात कि बाबू अगर लोन दिया है तो लोन के केस में कोई भी क्लबिंग नहीं होगा। अगर आपने लोन दिया है तो लोन के केस में कोई क्लबिंग नहीं होगा, लेकिन अगर आप असेट ट्रांसफर कर देते हो और वहां से इनकम बनाई जाएगी तो उस पे क्लबिंग होगी।
बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। श्रेयांश, इट डजेंट मैटर लोन इज इंटरेस्ट फ्री और नॉट, इट डजेंट मैटर। अगर लोन के रूप में दिया गया है तो उस केस में क्लबिंग नहीं होगी। इंटरेस्ट लेना ना लेना यह हमारे हाथ में है। देखो, एंट्री दो तरीके से होती है, लोन की एंट्री और गिफ्ट की एंट्री में फर्क होता है। ठीक है, मान लेते हैं मिसेस राम ने 1,00,000 रुपए दिए हैं राम को, 1,00,000 रुपए दिए हैं मिस्टर राम को। अब अगर ये पैसा एज अ लोन दिया गया है तो राम अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? अगर ये पैसा एज अ लोन दिया गया है तो मिस्टर राम अपनी बुक्स में एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिसेस राम लोन। लेकिन अगर ये गिफ्ट दिया गया है तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एंट्री फर्क समझ में आया? यहां पर ये लाइबिलिटी बनी है। जब लोन दिया गया है तो लोन एक लाइबिलिटी हुआ, और लाइबिलिटी के केस में आज नहीं तो कल पैसा वापस करना पड़ेगा, चाहे वो इंटरेस्ट फ्री हो चाहे ना हो। लेकिन अगर गिफ्ट दिया जाता है तो बुक्स में एंट्री सीधे कैपिटल में क्रिएट हो जाती है, तो इस केस में क्लबिंग बनती है। अब ये सब एक तरीके होते हैं जिनसे आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। दो टर्म होते हैं, एक टर्म होता है टैक्स प्लानिंग और एक टर्म होता है टैक्स इवेजन। तो यहां पर आप क्या करोगे? यहां पर आप टैक्स प्लानिंग करोगे। टैक्स प्लानिंग कैसे हो रही है? टैक्स प्लानिंग ऐसे हो रही है कि हमने लोन के रूप में जब पैसा दिया तो एक्ट में लिखा हुआ है कोई भी क्लबिंग नहीं होगी। बात तो बस इतनी है ना कि राम के पास पैसा पहुंच जाए, तो अगर राम के पास पैसा पहुंच जाएगा तो क्लबिंग नहीं होगी। लेकिन अगर तुम गिफ्ट के रूप में दोगे तो फिर उस केस में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। चलो, अगला आता है ट्रांसफर टू द असेट टू द सन्स वाइफ। ट्रांसफर टू द असेट टू द सन्स वाइफ। बेटे की पत्नी को आपने असेट ट्रांसफर करी है। आसान भाषा में बोलें तो बहू को आपने असेट ट्रांसफर करी है, यानी कि डॉटर इन लॉ को आपने असेट ट्रांसफर करी है। तो अगर किसी भी फादर इन लॉ या मदर इन लॉ ने डॉटर इन लॉ को कोई असेट ट्रांसफर करी और डॉटर इन लॉ ने उस असेट से कोई इनकम अर्न करी, तो उस इनकम पे वो पेरेंट इन लॉ टैक्स देगा जिसने वो असेट ट्रांसफर करी होगी। तो अगर फादर इन लॉ ने असेट ट्रांसफर करी होगी तो क्लबिंग फादर इन लॉ के हाथ में हो जाएगी। मदर इन लॉ ने अगर असेट ट्रांसफर करी होगी तो क्लबिंग मदर इन लॉ के हाथ में हो जाएगी। व्हाटसोएवर द केस मे बी। आई होप इट इज क्लियर, इट इज वेरी इजी। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ असेट टू एनी अदर पर्सन। ट्रांसफर ऑफ असेट टू एनी अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइफ और सन्स वाइफ। फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइफ और सन्स वाइफ। आपने असेट किसी और पर्सन को दिया है ताकि फायदा आपकी पत्नी को मिल सके या फिर सन की पत्नी को मिल सके। तो इस केस में क्या होगा? इफ द पर्सन हैज ट्रांसफर्ड द असेट टू एनी अदर पर्सन, क्लबिंग प्रोविजन शैल नॉट बी एप्लीकेबल। बट if the transferer has any right to receive any benefit from the asset, or the benefit shall be received by the spouse of the transferer or by the son's wife of the transferer, in that case clubbing provision shall be applicable। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को।
मिस्टर राम है, इनके पास एक वेकेंट लैंड है, ठीक है, और ये वेकेंट लैंड किधर है? मान लेते हैं सर ये वेकेंट लैंड है हमारे कल्याणपुर में। कल्याणपुर कौन सी जगह है सर? ये आउटर कानपुर है, ठीक है ना, आउटर ऑफ कानपुर है। कल्याणपुर में हमारे पास एक वेकेंट लैंड है। मिस्टर राम ने क्या किया? मिस्टर राम ने ये वेकेंट लैंड एक XYZ ट्रस्ट को दे दी और कहा कि इस वेकेंट लैंड पे आप एक काम करिए, हॉस्पिटल बना लीजिए। और उधर के एरिया में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, तो वहां के जो लोग हैं उनको एक अच्छा हॉस्पिटल मिल जाएगा, तो एक थोड़ी समाज सेवा हो जाएगी। लेकिन एक कंडीशन है, ये वेकेंट लैंड को ट्रांसफर कर दिया है, किसको सर? ये ट्रांसफर कर दिया है एक XYZ ट्रस्ट को, लेकिन एक कंडीशन लगाई है। कंडीशन क्या लगाई है सर? कंडीशन ये लगाई है कि ट्रस्ट क्या करेगा? ट्रस्ट हर महीने ₹20,000 ईच डिपॉजिट करेगा मिसेस राम के अकाउंट में और मिस्टर राम की सन की वाइफ के अकाउंट में। बात समझ में आया? हमने यहां पर असेट स्पाउस को नहीं दी, हमने यहां पर असेट सन वाइफ को नहीं दी, हमने असेट एक तीसरे बंदे को दी, XYZ ट्रस्ट को। और जब XYZ ट्रस्ट को दी तो उससे कहा कि तुम इस पे हॉस्पिटल बनाओ, मुझे इस लैंड के लिए कुछ नहीं चाहिए, ये लैंड करोड़ों का है, 5 करोड़ का लैंड है, मुझे तुमसे 5 करोड़ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें एक काम करना है, इस लैंड के बदले में मेरी स्पाउस को और मेरे बेटे की स्पाउस को हर महीने आपको 20,000 रुपए देने हैं। मतलब कि इस ट्रांसफर से बेनिफिट मिलेगा स्पाउस को और सन की स्पाउस को। तो ये जो भी अमाउंट रिसीव होने वाली है मिसेस राम द्वारा, सन वाइफ द्वारा, इसको क्लब कर दिया जाएगा इनकम ऑफ मिस्टर राम। बोलो बाबू, क्लियर हुई मेरी बात? बेटा सन यहां पर कवर नहीं है, सन ऊपर वाले पॉइंट पे कवर हो जाएगा जो यहां पर आपने पढ़ा था, ये वाले पॉइंट पे, पहले वाले में, कि आपने इनकम ट्रांसफर कर दिए, तो आप पहले वाले पॉइंट में कवर हो जाएंगे। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट द ट्रांसफर ऑफ एसेट। लेकिन अभी इधर जो बातें चल रही हैं यहां पर स्पेसिफिकली स्पाउस और सन्स वाइफ की बात चल रही है। आई होप यहां तक बातें आपको क्लियर हैं। 7th पॉइंट पे मूव करें, 7th पॉइंट पे मूव करें। सैलरी और कमीशन फी एक्सेट्रा फ्रॉम एनी कंसर्न in which the spouse has substantial interest। लास्ट क्लास में मैंने आपको substantial interest बताया था। substantial interest का मतलब होता है जहां पर आपके पास 20% की वोटिंग पावर होती है या फिर 20% और मोर की प्रॉफिट शेयर होती है, उसको अपन बोलते हैं ऐसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना। whenever you are having a voting power of 20% or more or profit share of 20% or more, then it is said that you have a substantial interest in that company or that concern। तो अब यहां पर क्या बोल रहा है? सैलरी, कमीशन, फीस एक्सेट्रा फ्रॉम अ कंसर्न in which the spouse has substantial interest in computing the total income of the individual, there shall be
included all such income as arises directly or indirectly to the spouse of such individual by way of salary, commission, fees, or any other form of remuneration, whether in cash or in kind, from a concern in which such individual has a substantial interest. क्लियर? देखिएगा जरा बात को, समझिएगा. एक कंसर्न है, चलो नाम ले ही लेते हैं कंसर्न का, रिलायंस लिमिटेड है. रिलायंस लिमिटेड है और इसमें मिस्टर राम के पास 21% की वोटिंग पावर है. मिस्टर राम के पास 21% की वोटिंग पावर है. और ये यहां पर सीनियर फाइनेंस मैनेजर भी हैं और इनको यहां पर सैलरी मिलता है ₹10 लाख पर एनम. इसी रिलायंस लिमिटेड में मिसेस राम भी काम करती हैं. और मिसेस राम सीनियर अकाउंट्स मैनेजर हैं और इनको यहां से सैलरी मिलता है ₹8 लाख. ठीक है ना? अब अगर आप मिसेस राम की क्वालिफिकेशन देखो तो आपको बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी और मिसेस राम की किस्मत पे बहुत ही ज़्यादा गर्व होगा आपको. मिसेस राम की क्वालिफिकेशन है 10th पास. इन्होंने अपना 12th भी पास नहीं करा है और मैडम अकाउंट्स मैनेजर हैं, सीनियर अकाउंट्स मैनेजर हैं. ठीक है ना, सीनियर अकाउंट्स मैनेजर हैं. और मजे की बात, इनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है अकाउंट्स का. अब एक्ट कहता है कि बाबू यहां पर तुम्हें जो ये तनख्वाह मिल रही है ना 8 लाख रुपए की, ये तनख्वाह तुम्हें तुम्हारी मेहनत की और काबिलियत की नहीं मिल रही है. तुम्हें ये तनख्वाह इस बात पे मिल रही है क्योंकि तुम्हारे पतिदेव रिलायंस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं. उनके पास 21% वोटिंग पावर है. तो एक्ट कहता है कि ये जो 8 लाख रुपए मिसेस राम को मिले हैं, ये 8 लाख रुपए क्लब्ड कर दिए जाएंगे इन द इनकम ऑफ मिस्टर राम. बोलो भाई, यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक बात क्लियर हुई? अब सपोज कर लो मिसेस राम have required qualification.
or skill or experience, then in that case there will be no clubbing. then in that case there will be no clubbing. बात समझ में आया? मतलब अगर स्पाउस के पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, इन तीनों में से कोई भी एक चीज है, तो इस केस में क्लबिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे किसी भी हाल में। क्लियर हुई बात? क्लबिंग के प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होंगे जब आपके स्पाउस के पास क्वालिफिकेशन ना हो, स्किल ना हो, एक्सपीरियंस ना हो। ये तीनों चीजें गायब हैं और उसके बाद भी एम्प्लॉयमेंट है और बेनिफिट मिल रहा है, तो उस केस में आपका क्लबिंग होना तय है। बोलो भाई, क्लियर हुई बात? नंदनी बात कर ली ना? अगर क्वालिफाई है तो बात खत्म हो गई ना? अगर वो क्वालिफाई है तो बात खत्म। बोलो भाई। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि जब ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट चेक किया जाएगा तो इसमें सिर्फ राम का शेयर चेक नहीं होगा, राम का शेयर अलोंग विद हिज रिलेटिव्स चेक किया जाएगा। देखिए, पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, a person is said to be having the substantial interest in a concern if he along with his relative holds at least 20% of the equity shares in a company or has at least 20% share in the profit of the concern at any time during the relevant previous year, along with his relatives, along with his relatives। अब relative का मतलब क्या है? Relative in relation to individual mean husband, wife, brother, sister or any lineal ascendant or descendant of that individual। तो जो मैंने आपको गिफ्ट के समय रिलेटिव की डेफिनेशन दी थी, ये वही है। जो गिफ्ट के समय मैंने आपको रिलेटिव का डेफिनेशन दिया था, ये वही है। तो जितने भी इंडिविजुअल के रिलेटिव्स हैं, उन सब को जोड़ के अगर इनका 20% या उससे ज्यादा का शेयर निकल रहा है तो यह माना जाएगा कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है। अब सर, अगर दोनों लोगों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो तो? अगर दोनों लोगों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, व्हाट इफ मिसेस राम ऑल्सो have substantial interest in Reliance Limited? अब क्या करोगे? तो एक्ट कहता है कि सर, अगर दोनों स्पाउसेस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो क्लबिंग शैल बी डन in the income of the spouse who has income other than remuneration from concern higher of 2। उस स्पाउस के साथ इसकी इनकम को क्लब करा जाएगा जिसका इनकम अदर देन रिम्यूनरेशन ज्यादा हो। से मिस्टर राम की अदर इनकम है ₹6 लाख और मिसेस राम की अदर इनकम
है से ₹7 लाख। तो अब क्या होगा, अब यहां पर हम ऐड करेंगे रिम्यूनरेशन फ्रॉम रिलायंस। अपना तो आएगा ही आएगा, साथ के साथ पतिदेव का भी आ जाएगा। बात समझ में आया? मतलब कि पूरे के पूरे 18 लाख रुपए मिसेस राम के हाथ में आ जाएंगे, यानी कि मिसेस राम की इनकम कितनी बन जाएगी, 25 लाख रुपीस की। बात क्लियर हुआ? Remuneration is included in the hands of that individual who has substantial interest, but where both husband and wife has substantial interest, then clubbing shall be done in the hands of those spouse which has greater income. Both are the receipt of the remuneration of some such concern. Remuneration shall be included in the total income of the husband or wife whose total income excluding such remuneration is greater. Whose total income excluding such remuneration is greater. Krishna, not income other than salary, basically income from that concern. अब ऐसा हो सकता है कि राम 2 जगह पर काम करता हो, रिलायंस में भी जॉब करता हो और टाटा में भी जॉब करता हो, तो जो टाटा से सैलरी मिल रही है वो अदर इनकम हो जाएगी। रिलायंस से जो रिम्यूनरेशन मिल रहा है उसको छोड़ के बाकी जो इनकम है, रिलायंस से जो रिम्यूनरेशन मिल रहा है उसको छोड़ के बाकी जो इनकम है उसकी बात होगी यहां पे। इन केस where the spouse possesses technical or professional qualification, the income is solely attributable to the application of his or her technical or professional knowledge and experience, then such income shall not be clubbed. नंदनी, अगर दोनों की सेम है तो किसी में भी क्लब कर दो। नहीं ऋतिक, अदर इनकम क्लब नहीं होगी, सिर्फ रिम्यूनरेशन की क्लबिंग की बात चल रही है। अगर दोनों की इनकम सेम है नंदनी तो कहीं पर भी क्लबिंग कर दो, और क्लबिंग केवल रिम्यूनरेशन की होगी, बाकी इनकम की क्लबिंग की बात नहीं चल रही है यहां पे। चलो अगला आता है असेट हेल्ड बाय माइनर चाइल्ड, सेक्शन 64 सब सेक्शन 1A। इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एनी पेरेंट, it shall include all such income which accrue to his minor child and shall be clubbed in the hands of that parent whose total income excluding the income to be clubbed is greater। तो क्लबिंग उसके हाथ में करी जाएगी, उस पेरेंट के हाथ में करी जाएगी जिसके पास ग्रेटर इनकम है, एक्सक्लूडिंग द इनकम टू बी क्लब्ड। अगर किसी माइनर बच्चे ने इनकम कमाई है तो, ठीक है ना। वेयर द मैरिज ऑफ parents does not subsist, the income of the minor child shall be included in the hands of that parent who maintains the minor child in the relevant previous year। तो भैया अगर आपकी मैरिज सबसिस्ट नहीं करती है तो उस केस में क्लबिंग आप उस पेरेंट के हाथ में करोगे जिस पेरेंट के हाथ में उस बच्चे का लीगल पोजीशन है। Where any such income is once included in the total income of either parent, यानी कि father और mother, such income arising in any succeeding year shall not be included in the total income of the other parent unless the AO is satisfied that it is necessary to do so। इस साल अगर इनकम पापा के हाथ में आई है
तो अगले साल भी पापा के हाथ में, उसके अगले साल भी पापा के हाथ में, उसके अगले साल भी पापा के हाथ में। लेकिन अगर एओ को लगता है कि अब इनकम पापा के हाथ में नहीं मम्मी के हाथ में आनी चाहिए, तो फिर वो मम्मी के हाथ में क्लब करी जाएगी। मतलब आपके फादर के हाथ में क्लबिंग होगी कि मदर के हाथ में क्लबिंग होगी, ये पहले साल डिपेंड करता है उसकी इनकम पे। फादर और मदर जिसकी भी इनकम ज्यादा है उसके साथ क्लब कर दी जाएगी। अगले साल अगर आप स्विच करने का सोच रहे हो कि फादर के हाथ में क्लब ना होके मदर के हाथ में क्लब हो जाए, तो वो तभी होगा जब आपका एओ सेटिस्फाई होगा। अगर एओ सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक दूसरे पेरेंट के हाथ में इनकम को क्लब नहीं किया जाएगा। सेक्शन 1032, if income of a minor child is so included that parent shall be entitled to an exemption of maximum of rupees 1500 in respect of each minor child। जब कभी भी माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी, जब कभी भी माइनर जब कभी भी माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट के साथ क्लब करी जाएगी, तब तब पेरेंट को 1500 रुपए तक की एग्जेम्पशन मिलेगी हर बच्चे के लिए। 1500 रुपए की एग्जेम्पशन मिलेगी हर बच्चे के लिए। यहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, या फिर बच्चा यादव की तरीके 11 बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर द माइनर चाइल्ड। एनी नंबर ऑफ माइनर चाइल्ड का आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो 1500 रुपीज तक का। इफ द पेरेंट्स ऑफ माइनर चाइल्ड इज नॉट अलाइव, then the income of the minor child cannot be clubbed and guardian of the minor child shall file the return of such income on behalf of the minor child। तो अगर माता पिता नहीं है तो उस केस में क्लबिंग नहीं होगी, मतलब माइनर ही अपनी इनकम पे टैक्स देगा। लेकिन माइनर की रिटर्न कौन फाइल करेगा? उसका लीगल गार्जियन। तो कोर्ट ने जिस भी गार्जियन को उसकी कस्टडी दी हुई है, वो गार्जियन माइनर के बिहाफ पे, उसका रिटर्न फाइल करेगा। मतलब वहां पर कोई भी क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। इफ द माइनर चाइल्ड हैज इनकम फ्रॉम मैनुअल लेबर through activity involving his application of skill, talent, specialized knowledge and experience, such income shall not be clubbed. But if such income has been invested, any new income shall be clubbed in the income of the mother or father whosoever has the greater income। राजू है, नहीं राजू नहीं, चिंटू है, ये बहुत ही अच्छा डांसर है और ये पार्टिसिपेट करता है लिटिल चैंप सुपर डांसर में, और यहां पर
ये शो जीत भी जाता है, ये शो विन करता है और इसको विनिंग प्राइज रिसीव होता है ₹60 लाख का। विनिंग प्राइज रिसीव होता है ₹60 लाख का, जिसको माता पिता एफडी में जमा करा देते हैं और एफडी से 10% का इंटरेस्ट आता है, यानी कि 6 लाख रुपए। अब एक्ट कहता है कि ये 60 लाख रुपए चिंटू ने जो कमाए हैं वो अपने स्किल से कमाए हैं, इसकी कोई भी क्लबिंग नहीं होगी, यानी कि ये 60 लाख रुपए माइनर के हाथ में ही टैक्सेबल होंगे। और ये जो 6 लाख रुपए कमाए गए हैं इसकी क्लबिंग करी जाएगी माता पिता के हाथ में, जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी उसके हाथ में से क्लब कर दिया जाएगा। और जब क्लबिंग होगी तो माता पिता को 1500 रुपए तक की एग्जेम्पशन अवेलेबल हो जाएगी। बोलो मेरे बच्चों, किसी को डाउट है कि नहीं है? जब कभी भी माइनर चाइल्ड अपने स्किल, अपने नॉलेज, अपने टैलेंट से पैसा कमाता है, उस पैसे पे कोई भी क्लबिंग नहीं होता है। उस पैसे से जो पैसा कमाया जाता है उसकी क्लबिंग करी जाती है। बोलो भाई, हां कि ना? वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। आवाज आ रही है सबको? नहीं आ रही है? क्या हो रहा है? ठीक। इसके बाद कहता है देयर विल बी नो क्लबिंग, देयर विल बी नो क्लबिंग इफ द इनकम शैल बी डन इफ द माइनर is suffering from a disability mentioned under section 80U। कोई भी क्लबिंग नहीं करी जाएगी, कोई भी क्लबिंग नहीं करी जाएगी अगर माइनर चाइल्ड सफर कर रहा है डिसेबिलिटी से। तो 3 केसेस आपने पढ़ लिए जब क्लबिंग नहीं होगी। माइनर चाइल्ड के केस में 3 आपने केसेस पढ़े जब क्लबिंग नहीं होगी। माइनर चाइल्ड की इनकम हमेशा क्लब होती है, एक्सेप्ट क्लब जब उसके पेरेंट्स जिंदा ना हो तो क्लबिंग नहीं होती है। दूसरा, क्लबिंग कब नहीं होती है? जब उसने इनकम अपनी स्किल, अपने नॉलेज, अपने टैलेंट से कमाया होता है, तो उस केस में क्लबिंग नहीं होती है। तीसरा, माइनर चाइल्ड अगर डिसेबल्ड है तो उस केस में भी क्लबिंग नहीं होती है। ये 3 सिनेरियोज हैं जब क्लबिंग नहीं होगी। इन 3 सिनेरियोज के अलावा हमेशा क्लबिंग होगी और उस पेरेंट के साथ होगी जिसकी इनकम ज्यादा है। लास्ट पॉइंट, क्लबिंग ओवर। कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी into the common property of the HUF. If any member of HUF has gifted any asset to the HUF, income from such asset shall be clubbed in the income of such member. But if the partition has been taken place, in that case clubbing provision shall not be applicable. However, income from that part of the asset which has been received by the spouse or the minor child of such person shall be clubbed in the income of such member। अच्छा जी, क्या बोल रहा है आपसे? कह रहा है कि अगर HUF के मेंबर ने HUF को कोई असेट ट्रांसफर करी है तो उससे जो भी इनकम होगी उस इनकम को क्लब कर दिया जाएगा इनकम ऑफ द मेंबर जिसने उसे ट्रांसफर किया है। ये मेंबर है HUF का। और मिस्टर ए ने क्या किया है? सर मिस्टर ए ने HUF को एक हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है। और HUF को इनकम रिसीव हुई है फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी।
6 लाख की। तो एक्ट कहता है कि एचयूएफ ने जो ये 6 लाख रुपए कमाए हैं, ये 6 लाख रुपए क्लब कर दिए जाएंगे। क्लियर? आसान था। अब क्या हुआ, एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, ठीक है ना, फ्यूचर में एचयूएफ का पार्टीशन हो गया। अच्छा, जरा इस हाउस प्रॉपर्टी में टोटल जो थी वो मान लीजिए 6 यूनिट थी, ठीक है ना, इस हाउस प्रॉपर्टी में टोटल 6 यूनिट्स थी, ये एज्यूम कर लिया हम लोगों ने। अब एचयूएफ का पार्टीशन हुआ। जब एचयूएफ का पार्टीशन होगा तो जितने मेंबर्स हैं उनको ये हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाएगी। ध्यान से समझना मेरी बात को। इसके 2 मेंबर थे, मिस्टर ए एंड उनकी फैमिली, मिस्टर बी एंड उनकी फैमिली। बड़े ध्यान से समझना प्लीज। मिस्टर ए की फैमिली में कौन कौन आता है? मिस्टर ए की फैमिली में मिस्टर ए आते हैं, मिसेस ए आते हैं, जूनियर ए आता है, ये मेजर है, और महा जूनियर ए आता है, ये माइनर है। ठीक है, उस हाउस प्रॉपर्टी में से 1 यूनिट इनको मिला, 1 यूनिट इनको मिला, 1 यूनिट इनको मिला, 1 यूनिट इनको मिला। मिस्टर बी की फैमिली में मिस्टर बी हैं, मिसेस बी हैं, 1 यूनिट इनको दिया और 1 यूनिट इनको दिया। बड़े ध्यान से समझना। अब अगर आप ध्यान से देखें, 6 यूनिट हैं और 6 लाख हैं, मतलब कि हर यूनिट से 1 लाख रुपए आता है। यानी कि इस यूनिट ने 1 लाख रुपए कमाए, 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 और इन दोनों यूनिट ने भी 1 लाख ईच कमाया होगा। बड़े ध्यान से। अब क्लबिंग कितनी होगी? अब क्लबिंग कितनी होगी इन हैंड्स ऑफ ए? इन हैंड्स ऑफ ए जो स्पाउस को मिला है वो क्लब होगा, और जो माइनर चाइल्ड को मिला है वो क्लब होगा। स्पाउस को 1 यूनिट मिली है 1 लाख रुपए वाली, और माइनर चाइल्ड को 1 यूनिट मिली है 1 लाख रुपए वाली, यानी कि अब 2 लाख रुपए क्लब करे जाएंगे मिस्टर ए के हाथ में। बोलो मेरे बच्चों, पार्टीशन के बाद का खेल समझ में आया? पार्टीशन से पहले पूरे 6 लाख रुपए क्लब हो रहे थे, पार्टीशन के बाद जो स्पाउस को मिलेगा वो क्लब हो जाएगा, और जो माइनर को मिलेगा वो क्लब हो जाएगा। मेजर जो रिसीव करेगा उसकी क्लबिंग नहीं होगी। मतलब कि अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की बात करूं, ए के हाथ में कितनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आएगी? अपने वाले भी 1 लाख आएंगे। यानी कि अगर आप टोटल निकालोगे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो ए के हाथ में आएगी, वो कितने रुपए की आएगी? 3 लाख रुपए की। 1 लाख उस यूनिट का जो उसको मिली है वो तो उसकी अपनी है, 1 लाख स्पाउस को जो मिली है वो क्लब हो जाएगी, और 1 लाख जो माइनर को मिली है वो क्लब हो जाएगी। नो नंदनी, ये जिस भी हेड की इनकम होगी वहां पर जाएगी, ये जिस भी हेड की इनकम होगी ये उसी हेड में जाएगी। दैट मीन्स कि अगर ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, पीजीबीपी की इनकम है तो पीजीबीपी में जाएगी, अदर सोर्स की इनकम है तो अदर सोर्स में जाएगी। क्लबिंग के लिए कोई सेपरेट हेड नहीं है, क्लबिंग के लिए कोई सेपरेट हेड नहीं है। इनकम विल बी क्लब्ड इन दैट हेड टू विच इट बिलोंग्स। Anyone else having a doubt? Anyone else having a doubt? चलो जी,
चैप्टर हो गया है समाप्त। 3-4 क्वेश्चन हैं आपके सामने, झट से कर लेते हैं कवर इनको और पूरी तरीके से आपका चैप्टर हो जाएगा ओवर। इलस्ट्रेशन नंबर 3, Mr. Ram is an employee of X Limited and has 25% shares of that company. His salary is rupees 50,000 per month. Mrs. Ram is working as a computer software programmer in X Limited and receives a salary of 30,000 per month. She is, however, not qualified for the job. Compute the GTI of Mr. Ram and Mrs. Ram from AY 2020-21 assuming that they do not have any other income. Will your answer be different if Mrs. A has qualified for the job? बताओ भाई कितनी GTI निकलेगी? GTI कितनी निकलेगी? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कितना GTI आएगा? मिस्टर राम की सैलरी कितनी है? मिस्टर राम की सैलरी कितनी है? गलती कर गए तुम लोग। मिस्टर राम की सैलरी है 50,000 इंटू 12। 50,000 इंटू 12 करोगे कितना आएगा? पचास 50,000 इंटू 12 करोगे आपके पास आएगा 6 लाख रुपए। और मिसेस राम की जो सैलरी है वो है 30,000। 30,000 इंटू 12 करोगे कितना आएगा? 30,000 इंटू 12 करोगे कितना आएगा? $3,60,000। टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी? 9,60,000। ये मैं किसके हाथ में निकाल रहा हूं? ये मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं इन द हैंड्स ऑफ राम। 9,60,000 में से हमें क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज का। तो टोटल आपका आंसर कितना आएगा? टोटल आपका आंसर 9,10,000 आएगा। दिस विल बी योर टैक्सेबल सैलरी। और अगर दोनों की पास अपनी अपनी बढ़िया क्वालिफिकेशन होती तो उस केस में क्या होता? अगर क्वालिफिकेशन होती तो क्या होता? तो राम की इनकम अलग कैलकुलेट होती और मिसेस राम की इनकम अलग कैलकुलेट होती। 50,000 इंटू 12 6 लाख रुपए इनकी सैलरी होती और 3,60,000 रुपए इनकी सैलरी होती, जिसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन इनको भी मिलता और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन इनको भी मिलता। यानी कि इनके हाथ में 5,50,000 टैक्सेबल होते और इनके हाथ में 3,10,000 रुपए टैक्सेबल होते। क्लियर बच्चों? क्लियर? जिन्होंने 9,60 दिया है उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम नहीं किया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्लेम करना है। Illustration number 5. Mr. Ram is an employee of Y Limited, has a substantial interest in the company. His salary is rupees 20,000 per month. Mrs. Ram is also working in Y Limited at a salary of 12,000 without any qualification. Mr. Ram also receives 30,000 as interest on securities. Mr. Ram owns a house property which she has let out. Rent received from the tenant is rupees 6,000 per month. Compute the GTI of Mr. Ram and Mrs. Ram for the assessment year 2021. आई थिंक ये वाला आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को। इसमें राम के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, राम के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो मिसेस राम को जो सैलरी मिल रही है वो क्लब कर दी जाएगी राम के साथ। मिसेस राम को जो सैलरी मिल रही है वो क्लब कर दी जाएगी मिस्टर राम के साथ, और मिस्टर राम के पास 30,000 रुपीज का ये इंटरेस्ट आ रहा है, ये अदर सोर्सेस में चला जाएगा। मिसेस राम केवल एक इनकम पे टैक्स देंगी, वो है आपका
हाउस प्रॉपर्टी। कहो मैं करा ही दूं यार, जितनी देर में मैं बोला उतनी देर में हो जाता। क्वेश्चन नंबर 5, इन हैंड्स ऑफ राम, इन हैंड्स ऑफ राम, राम का जो सैलरी है, इन द हैंड्स ऑफ राम, राम का जो सैलरी है वो है आपका 20,000 पर मंथ, यानी कि साल भर का हो गया 2,40,000 रुपया। मिसेस राम का जो सैलरी है वो भी ले लो। मिसेस राम का सैलरी है 12,000 रुपये महीना, साल भर का हो जाएगा 1,44,000। टोटल आप प्लस कर लोगे आएगा 3,84,000, और इस 384 में से स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा 50,000 रुपीज़ का। 3,34,000 का सैलरी इनकम आ जाएगा। अदर सोर्सेस में आपके पास 30,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आ रहा है। 3,64,000 रुपीज का जीटीआई निकल के आ जाएगा आपका राम का। मिसेस राम की अगर बात करें तो मिसेस राम के लिए आपको क्या करना है, मिसेस राम को जीएवी मिल रहा है 6,000 इंटू 12 का, यानी कि 72,000 रुपीज़ का। इसमें से माइनस होगा म्युनिसिपल टैक्स जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। 72,000 की आपके पास एनएवी आ जाएगी। एनएवी में से आप माइनस करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 31%, 21,600 आ जाएगा। माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। रिजल्ट निकल के आएगा आपके पास 50,400 का। ये इनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कह लो या फिर इसी को आप इनका जीटीआई कह लो, एक ही बात है, क्योंकि इनके पास अदर कोई इनकम है नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, मिस्टर राम के पास 3 माइनर चाइल्ड हैं, 2 ट्विन डॉटर्स हैं और 1 सन है। इनकम ऑफ द ट्विन डॉटर्स इज ₹2,000 पर एनम ईच and the son has 1,200 per annum. Compute the income in respect of the minor child to be clubbed in the hands of Mr. Ram. देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ट्विन डॉटर्स 2,000 रुपए ईच कमाती हैं, मतलब कि टोटल कितना कमाती हैं 4,000 रुपए। एग्जेम्पशन कितने रुपए की मिलेगी, 1,500 इंटू 2, 3,000 रुपए की। 1,000 रुपए ट्विन डॉटर के आ जाएंगे। सन कितने रुपए कमाता है, सन 1,200 रुपए कमाता है। एग्जेम्पशन कितनी मिलती है, अप टू 1,500 मिलती है। इसके पूरे 1,200 रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, एक भी रुपया सन का टैक्सेबल नहीं होगा। टोटल टैक्सेबल फिगर जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी आपकी 1,000 रुपए। बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर राम, a mentally retarded minor, has a total income of ₹1,20,000 for the assessment year 2021. Total income of the father, Mr. Shyam, and his mother, Mrs. Shyam, has 240 and 180. Discuss the treatment to be accorded to the total income of Mr. Ram for the relevant assessment year. तो मिस्टर राम रिटार्डेड माइनर है, 1,20,000 रुपए कमाते हैं। ये क्लब कर दिए जाएंगे उसके साथ जिसकी इनकम ज़्यादा है। पिताजी की इनकम ज़्यादा है, पिताजी कमाते हैं 2,40,000, तो आपके ये 1,20,000 रुपए क्लब किए जाएंगे फादर की इनकम के साथ। ये 1,20,000 रुपए क्लब किए जाएंगे फादर की इनकम के साथ, और जब क्लब होंगे तो फादर को एग्जेम्पशन रिसीव होगा 1,500 रुपए का। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर राम गिफ्ट्स ₹1 लाख टू हिज वाइफ मिसेस राम विच शी इन्वेस्ट इन अ फर्म। डेट्स ध्यान रखना, अब 1 लाख रुपए इन्होंने गिफ्ट करे हैं
और इन्होंने ये पैसा फर्म में लगा दिया है और फर्म से इनको इंटरेस्ट मिलता है एट द रेट ऑफ 14% पर एनम। ऑन 1st Jan 2020 Mrs. Ram withdraws the money and gift it to her son's wife. She claims that interest which has accrued to the daughter-in-law from Jan 1 2020 to March 31 2020 on investment made by her is not accessible in her hands but in the hands of Mr. Ram. Is this correct? What would be the position if Mrs. Ram has gifted the money to the minor grandson instead of the daughter-in-law? ठीक 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 ठीक, ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग। इसका मतलब सर क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है रिटार्डेड है, रिटार्डेड है, दैट मीन्स देयर विल बी नो क्लबिंग। सर दिस इज डिसेबल्ड अंडर सेक्शन 80U, हैंस देयर विल बी नो क्लबिंग एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइएगा और 8 को इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। 8 पर आइएगा और 8 को इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। मिस्टर राम ने गिफ्ट किए हैं 1 लाख वाइफ को ऑन 1 अप्रैल 2019, जो कि उन्होंने फर्म में इन्वेस्ट कर दिए थे 14% के इंटरेस्ट पे। 1 Jan 20 को मिसेस राम ने पैसा विड्रॉ कर लिया और गिफ्ट कर दिया सन की वाइफ को। शी क्लेम्स दैट इंटरेस्ट विच हैज एक्रूड टू द डॉटर इन लॉ from Jan 120 to March 31 20 on the investment made by her is not accessible in her hand but in the hands of Mr. Ram. Is this correct or not? चलिए बताइए क्या होगा। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर ट्रांसफर डायरेक्ट है तो भी क्लबिंग होती है और ट्रांसफर अगर इनडायरेक्ट है तो भी क्लबिंग होती है। दोनों ही सिनेरियो में क्लबिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। देखो बेसिकली हुआ क्या है, ₹1 लाख गिफ्ट किया गया है। किसको गिफ्ट किया है? सर ये मिसेस एक्स को गिफ्ट किया है। मिसेस एक्स ने बाद में क्या किया, पैसा विड्रॉ करके सन की वाइफ को दे दिया, मतलब कि ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो गया। मिसेस एक्स ने जो पैसा सन की वाइफ को दिया है, ये पैसा आया कहां से था? सर ये पैसा एक्स से आया था, यानी कि सन वाइफ जो भी इनकम अर्न करेगी, सन की वाइफ जो भी इनकम अर्न करेगी उसे क्लब कर दिया जाएगा इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। देयर इज नो डाउट एट ऑल बिकॉज इट विल बी कंसीडर्ड एज इनडायरेक्ट ट्रांसफर। इट विल बी कंसीडर्ड एज इनडायरेक्ट ट्रांसफर। इनडायरेक्ट ट्रांसफर के केस में भी क्लबिंग होती है। हेंस मिस्टर एक्स विल बी लायबल फॉर एनी इनकम अर्नड बाय सन्स वाइफ फ्रॉम द मनी ट्रांसफर्ड बाय मिसेस एक्स। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चेन समझ में आई कि नहीं समझ में आई? पहले पैसा एक्स ने मिसेस एक्स को दिया, मिसेस एक्स जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करेंगी वो एक्स के हाथ में क्लब होगी। बाद में मिसेस एक्स ने जो पैसा विड्रॉ करके सन की वाइफ को दे दिया, वहां से भी जो इनकम आएगी वो भी एक्स के हाथ में क्लब हो जाएगी, क्योंकि इट विल बी कंसीडर्ड एज इनडायरेक्ट ट्रांसफर। इन्होंने कहा अगर मिसेस एक्स सन वाइफ की जगह पर ग्रैंड सन को पैसा दे देती, ग्रैंड माइनर सन को पैसा देती तो क्या होता? सर अगर ये ग्रैंड माइनर सन को पैसा देती तो क्लबिंग एक्स के हाथ में नहीं होती, क्लबिंग एक्स के हाथ में नहीं होती। क्लबिंग किसके हाथ में होती? क्लबिंग माइनर सन के पेरेंट्स के हाथ में होती। बोलो हां कि ना?
अगर मिसेस एक्स ने ये पैसा ग्रैंड माइनर सन को दे दिया होता और ग्रैंड माइनर सन ने इनकम अर्न करी होती, तो वो इनकम एक्स के हाथ में नहीं जाती, वो इनकम उसके माता पिता के हाथ में जाती, यानी कि पेरेंट्स के पास जाती। बोलो भाई हां कि ना। 8th वाला क्वेश्चन क्लियर कि नहीं हुआ? एट्थ वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 9th वाला क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क, आंसर विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। ये वाला क्वेश्चन आप लोग सेल्फ करो, आंसर विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। कुछ आपके पास अपने लिए भी होना चाहिए, ठीक है? सी यू गाइज ऑन ट्यूसडे।